हाँ, किस तरह से डिपेंडेंसी थी कि भाई कार्बोकैटायन को किस तरह के ग्रुप्स चाहिए थे, कार्बो एनायन को किस तरह के ग्रुप्स चाहिए थे, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। ठीक है भाई। आज की क्लास में बचे हुए इंटरमीडिएट, जैसे कि बेटा मैंने आपसे कहा था एक इंटरमीडिएट था हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल की अगर अपन बात करें, कार्बन फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल बनता कैसे था, कौन से बॉन्ड, किस तरीके से अगर बॉन्ड टूटे तो फ्री रेडिकल बनेगा, होमोलिटिक तरीके से अगर बॉन्ड टूट जाए तब हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से बात समझना। देखो, जैसे अपने पास कार्बन एटम है, कार्बन हम जानते हैं कितनी वैलेंसी रखता है बेटा, 4, और इससे सपोज कोई एक एटम H जुड़ा है, यहां पर इसका बॉन्ड जब ब्रेक किया गया तो बॉन्ड कुछ ऐसे टूटा कि इलेक्ट्रॉन कार्बन का कार्बन के पास आ गया और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के पास। अगर ये बॉन्ड टूटा तो बेटा यहां पर इस स्टेट में ये जो बनेगा, ये बनेगा बेटा हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है भाई। और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, H फ्री रेडिकल, क्योंकि बॉन्ड जो टूटा है वो किस तरीके से टूटा है, होमोलिटिक। होमोलिटिक शब्द का मतलब था कि बॉन्ड का इस तरह से टूटना कि जिस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको वापस मिल जाए। जैसे इस कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, हाइड्रोजन का उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। बात समझे। जब बेटा ये हमारे पास बॉन्ड टूटा और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्री रेडिकल में, तो सवाल फिर से वही जो मैंने कल की आप लोगों की क्लास में पूछा था कि यहां पर आप लोगों को कितने बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, कितने बॉन्ड बने फ्री रेडिकल बनने के बाद। बताओ भाई इसमें कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, बोलो बॉन्ड पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर अगर आपको पता है तो लोन पेयर बताओ फिर कितने हैं। हाँ जी, अगर लोन पेयर आप बता दोगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड एंगल कितना होगा। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पता है तो आपको शेप भी बताना पड़ेगा किस शेप में ये मॉलिक्यूल है। ठीक है भाई, इसका शेप आप लोग बता सकते हो। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हो क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ भाई, क्या इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है तो कितने हैं। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता है तो इसका नेचर बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा मैं आपसे इसमें पूछूं कि भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √n n+2 वाले फॉर्मूले से। ठीक है भाई। या इसमें मैं आपसे पूछ सकता हूं बेटा कि भाई इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा। हाँ जी, ये हमारे पास कितना आएगा, का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ सिग्मा s प्लस 1। ये भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। एक और बात, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने नजर आ रहे हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए फ्री रेडिकल के रिस्पेक्टिव। जैसे इधर ध्यान देना, मुझे बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल, 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, और तीनों की तीनों सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितने बेटा, 0, एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड कम तो हुआ पर ना ही नेगेटिव आया ना ही पॉजिटिव आया। अगर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आएगा देन नेगेटिव विल एक्ट एज अ लोन पेयर। बात समझ में आ रही है। और अगर एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आता था तो उसको क्या बोलते थे, वैकेंट ऑर्बिटल बोलते थे। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, और लोन पेयर कितने बेटा, 0। 3 + 0 से 3 बोले तो sp, और अगर ये sp2 है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है। और साथ में अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप का आंसर क्या होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर। ये ट्राइंगुलर प्लेनर में इस तरह से हमारे पास शेप में रहता है। या फिर हम बात करें बेटा इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, तो इसमें कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव नहीं आया। बात समझ गए। एक और बात, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे पास पेयर्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पेयर्ड। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पेयर्ड। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड। बात समझ में आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1। और जैसे ही बेटा इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या आप लोग बात समझ गए।
कि भाई अगर एक भी मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। बात समझ रहे हो? अगली बात मुझे निकालना है इसका, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, √n+2, और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए बेटा, एक। अगर आप यहाँ पर एक रखोगे तो 1+2 टोटल कितना आ जाएगा, √3, और √3 का वैल्यू सब बच्चे जानते हैं, दैट इज 1.732। क्लियर है ये? अरे बोलो। अगला हमसे पूछा गया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो बताइए बेटा सिग्मा एस, देखो ये वाला प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, नेट कितना हो गया, 0। ये वाला प्लस हाफ, अगला वाला माइनस हाफ, ये वाला बेटा हमारे पास अगर प्लस हाफ होगा तो अगला वाला माइनस हाफ, और इसकी वजह से केवल प्लस हाफ, तो ये सब तो 0 हो गए, ये तीनों के तीनों क्या होगा बेटा, बचा केवल ये वाला, तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, 1/2, और साथ में क्या बेटा, +1। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 + 1, नेट आंसर कितना आ गया बेटा। बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या आपको ये समझ में आ गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाला? स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के पास प्लस हाफ होता है, जबकि उसी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में होता है, एस का वैल्यू। समझ रहे हो? अगली बात, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने नजर आ रहे हैं, बोलो कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो क्लास। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल अपने पास कितने बेटा इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट में है, अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तब हम लोग बोलेंगे कि जनरली ऐसा पाया जाएगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर। हालांकि इसमें अपन कुछ और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक बात पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसके पास अभी कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन और आने की। समझ रहे हो बात? अरे बोलो। तो हमने पढ़ा एक कार्बोकैटायन, एक कार्बेनायन, और तीसरा क्या पढ़ा, कार्बन फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कब बनता है, जब बॉन्ड किस तरीके से टूटे, होमोलिटिक तरीके से अगर बॉन्ड टूटेगा तब हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। बात क्लियर? कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन? पढ़ सकते हैं आगे। देखो नंबर 4 जो हमारे पास था फ्री रेडिकल, नंबर 4 इंटरमीडिएट, हाँ जी, वो बताया था मैंने कौन सा बेटा, कार्बीन। अब पहले तो बात कर लेते बेटा कार्बीन बनता कैसे है, और कार्बीन में भी कुछ टाइप होते हैं। देखो समझो, हम जानते हैं कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं टोटल, 4, 1 2 3 4 इस तरह से बॉन्ड है, और मैं यहां पर एक की जगह अगर 2 बॉन्ड ब्रेक कर दूं और इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करूं कि जिसका इलेक्ट्रॉन जिस एटम के पास था उसी एटम के पास वापस चला जाए, तो बेटा इस केस में हमारे पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2, और बॉन्ड कितने बचेंगे इसके पास, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बच गए, और साथ में हमारे पास इसमें क्या बच गया बेटा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। बात क्लियर? अरे बोलो, मतलब कार्बोकैटायन जब बन रहा था तो कोई उसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, कार्बो एनाइन जब बन रहा था कोई उसको इलेक्ट्रॉन देके जा रहा था। फ्री रेडिकल में एक बॉन्ड टूट रहा था, और कार्बीन में कितने बॉन्ड टूट रहे, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं। बात क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या, कि भाई कार्बीन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने ब्रेक होते हैं बेटा, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे कार्बीन के अंदर। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब जैसे ही ये कार्बीन बना, ध्यान से समझना, अब इस कार्बीन में 2 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया एक कार्बीन जो होगा उसका नाम है सिंगलेट कार्बीन। ध्यान से समझना, एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक हमारे पास होता है बेटा ट्रिपलेट कार्बीन। देखो एक हमारे पास होता है ट्रिपलेट कार्बीन, देखिए समझिएगा सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में केवल और केवल इस बात का डिफरेंस है कि ये जो कार्बन हमारे पास ये जो बॉन्ड बना रहा है, इसके पास जो ऑर्बिटल पड़े हुए हैं इस तरह से, जो 2 ऑर्बिटल है, अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो उस स्टेट को बोलेंगे सिंगलेट। क्या बोलेंगे बेटा? और अगर ऐसा हो जाए कि ये जो कार्बन अवेलेबल है इसमें जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल अवेलेबल थे, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। समझ में आया? अब ये 2 तरह के जो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन है,
इनका नाम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, क्या आएगा इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी? बोलो, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? तो आप बोलोगे 2 इंटू सिग्मा एस प्लस 1। हाँ जी, सिग्मा एस बताओ भाई, ये प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ, और एक ही ऑर्बिटल में पड़ा हुआ प्लस हाफ माइनस हाफ ये भी, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा? बात क्लियर है? अरे बोलो, अगर इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग निकालें, ध्यान से देखना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देखो बेटा समझना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका कितना आएगा? ये आएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा एस प्लस 1। बोलो बेटा, क्या इसमें आप ये कह सकते हो कि इट इज प्लस हाफ, इट इज माइनस हाफ, इट इज प्लस हाफ, इट इज माइनस हाफ? इसका कितना आएगा? ये 0। अरे समझ रहे हो आप लोग, ये वाला प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ये वाला प्लस हाफ और ये वाला भी प्लस हाफ, नेट कितना हो जाएगा? 1। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। क्लियर है ये? अरे समझिए कि नहीं समझे? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1 प्लस 1, नेट कितना हो जाएगा ये? इसीलिए इस कार्बिन का नाम क्या पड़ा और इसका नाम क्या पड़ा? क्या आप लोग समझे कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस होता है? अरे बोलो भाई, एक तरह का हमारे पास सिंगलेट कार्बिन है और एक तरह का ट्रिपलेट कार्बिन है। समझ पा रहे हैं आप बात? तो देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि भाई इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, बताओ। बोलो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं? एक और एक। और लोन पेयर कितने नजर आ रहे हैं? एक। तो क्या आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या इसका बॉन्ड एंगल 120 होगा? नहीं, क्योंकि इसके पास क्या अवेलेबल है? एक लोन पेयर। इसका बॉन्ड एंगल चेंज करता है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री। कितना होता है बेटा? 103। बात क्लियर? इसी तरह से बेटा अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास बॉन्ड पेयर बताओ कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। लोन पेयर कितने नजर आ रहे हैं? 0। ठीक है भाई, इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, बट इसका बॉन्ड एंगल 180 होने वाला, क्योंकि इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन और पड़े हैं। समझ आ रही बात? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भले ही sp हो, बट इसका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 136 डिग्री। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट है। एक और सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में से कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है? इन दोनों जो दो कार्बिन दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बिन ये रहा, एक कार्बिन ये रहा, इन दोनों में से मोर स्टेबल कार्बिन कौन सा होगा? इन दोनों में बेटा ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। रीजन, इसके पास क्या है बेटा? एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अलग अलग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां रिपल्शन। बात समझ में आई? अरे बोलो। अच्छा, इसमें से ये किस नेचर का है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? इसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो ये है डायमैग्नेटिक और ये है। अरे बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आप बता सकते हो कार्बिन जो होता है, कार्बिन का मतलब क्या होता है कि कार्बन के 2 बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से अगर टूटेंगे तो उसके बाद 2 बॉन्ड बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन या तो एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं या अलग अलग ऑर्बिटल में हो सकते हैं। समझे? अरे बोलो, अगर एक ही ऑर्बिटल में तो आंसर क्या बनेगा? सिंगलेट। क्यों? क्योंकि उसका sm यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? और अगर बेटा हमारे पास अलग अलग में होंगे तो कितना आ जाएगा? ये बात समझ में आ रहा? 3 होने की वजह से इसका नाम ट्रिपलेट पड़ा और उसका नाम सिंगलेट पड़ा। क्लियर है? अरे बोलो, आपने पढ़ा कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बीन। एक और मैंने आप लोगों को बताया था, क्या नाम बताया था बेटा उसका? नाइट्रीन। नंबर 5 दैट इज नाइट्रीन। ध्यान से समझना बेटा, नाइट्रीन क्या होता है? देखो, जैसे बेटा कार्बीन बना वैसे कौन बनेगा? यानी यहां पर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं बेटा, और एक क्या होता है? लोन पेयर। यही होता है। अब मैं अगर इसके 2 बॉन्ड तोड़ दूं होमोलिटिक तरीके से, जैसे ये वाला बॉन्ड तोड़ करके इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस, इसका इलेक्ट्रॉन जो भी एटम रहा हो वो उसने वापस इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसी तरह से बेटा ये भी हमारे पास इस बॉन्ड टूटा। जब ये बॉन्ड टूटा, अब नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बचेंगे? केवल एक।
एक लोन पेयर ऑलरेडी था, अब यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है, समझ गए ना। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पहुंच जाए या अलग अलग ऑर्बिटल में हो। अगर बेटा हमारे पास एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो उसका नाम फिर से क्या पड़ जाएगा बेटा, सिंगलेट नाइट्रीन। और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपलेट। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपलेट। देखो नाइट्रीन नॉट कार्बीन। हाँ जी क्लास बी अटेंटिव, जरा ध्यान से सुनो। देखो अगर नाइट्रोजन के पास ये एक लोन पेयर ऑलरेडी था, अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सिंगलेट। और अगर अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपलेट कार्बीन। क्यों, क्योंकि बेटा जब इनका आप निकालोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हाँ जी क्लास, पहले वाले का बताओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये अपने पास कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा एस प्लस 1। देखो बेटा सिग्मा एस देखो, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ये 0 + 1 नेट कितना आएगा, ये समझ गए ना। अच्छा इसमें निकालो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हाँ जी क्लास, पहले वाले में ये बताइए कि यहां पर ट्वाइस ऑफ सिग्मा एस प्लस 1, हाँ जी क्लास देखो इट इज प्लस हाफ, दैट इज माइनस हाफ, 0। एक ही ऑर्बिटल में पड़े हुए, आपने ये पढ़ा होगा भाई, एक ही ऑर्बिटल में पड़े हुए एस का वैल्यू, पहले वाले के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए माइनस हाफ। वही हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अगर एक ही ऑर्बिटल में, जैसे एक ही ऑर्बिटल में तो प्लस हाफ माइनस हाफ, ये वाला प्लस हाफ और ये वाला भी, और प्लस हाफ कितना हो जाएगा, ये 1, तो ये प्लस हाफ नेट आ जाएगा 1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 × 1 + 1 नेट कितना आ जाएगा, ये समझ में आ गया। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया बेटा। अब वही सवाल आप लोगों से यही है कि भाई इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें लोन पेयर कितने हैं, और उसमें लोन पेयर केवल एक। अगर मैं आपसे पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलो, sp क्या होगा, sp, अरे sp2 होगा कि नहीं, एक सिग्मा दो लोन पेयर, इसमें एक सिग्मा एक लोन पेयर, इसका क्या होगा। अच्छा इन दोनों में से कौन सा डायमैग्नेटिक है, अरे बोलो, पहला वाला क्या है, डायमैग्नेटिक, बिकॉज इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा है अपने पास, क्योंकि इसके बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बात क्लियर, समझ आई बात। अच्छा एक और अपने पास लास्ट कौन सा था बेटा, बेंजाइन, नंबर 6, दैट इज बेंजाइन। तो ये कुछ हमारे पास प्री इंटरमीडिएट हैं जिनको हमें स्टडी करना था। बेंजाइन जो बनता है बेटा, बनता है बेंजीन से। देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो बेंजीन में टोटल हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6, जिसमें से मैंने ये दिखा दिया। अगर बेटा मैं इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करूं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास होमोलिटिक तरीके से, और इन दोनों का भी बेटा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो बेटा क्या होगा कि ये बॉन्ड अपने पास टूट जाएगा कुछ ऐसे। देखो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा अपने पास, कोई फ्री रेडिकल, यहां पर भी क्या बन जाएगा, कोई फ्री रेडिकल। अगर ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड बना दे तो अपने पास जो स्टेट आएगी उसमें हमारे पास बेंजीन के ऊपर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कुछ ऐसा। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं बेंजाइन। बात क्लियर, मतलब बेंजीन में दो ऐसे एटम होते हैं जिनके बीच में हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या है, sp और sp, मतलब 180 डिग्री। बट 180 डिग्री तो हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, रिंग के फॉर्मेट में। मतलब ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल स्टेट है। मतलब कभी कभी किसी किसी रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या बन के आया बेटा, बेंजाइन। समझ में आ रहा।
मतलब जब आप आगे चल के चैप्टर पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन या हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उन रिएक्शंस में जितनी भी वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज हो या प्रिपरेशन हो, उन सभी जगह जितनी भी आप रिएक्शन पढ़ोगे वहां पे ये 6 तरह के इंटरमीडिएट बनेंगे, और उसके बाद फिर इन इंटरमीडिएट पे आप इफेक्ट लगा करके सोचोगे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाए थे। समझ आ रही बात? मतलब इट जस्ट द प्रोसेस बिफोर रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें आपको यह समझना है कि इंटरमीडिएट कौन से टाइप के होते हैं, कार्बोकैटायन शब्द का मतलब क्या है, कार्बेनाइन का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, कार्बीन का मतलब क्या है। समझ आ रही बात? अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो, चाहे हमने कार्बोकैटायन बनाया हो या कार्बीन बनाया हो या फ्री रेडिकल बनाया हो, इसमें मैंने दिखाया कि यहां पर बॉन्ड पेयर अवेलेबल है। अब इन बॉन्ड से कोई ना कोई मॉलिक्यूल इनसे कनेक्ट होगा और कनेक्ट होकर के अपना कुछ इफेक्ट लगाएगा, ताकि ये फाइनल प्रोसेस के अंदर किसी तरीके से आगे कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में। बात समझ में आ रही है? मतलब अब आगे चल के हमें ये पढ़ना है यहां पर इस चैप्टर के अंदर कि हमारे पास किस तरह के इफेक्ट्स लगते हैं, जो इफेक्ट्स इन इंटरमीडिएट को चेंज करेंगे इनके नेचर को। इफेक्ट्स ऑन इंटरमीडिएट। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई। क्या हम लोग जीओसी के अंदर इंटरमीडिएट्स को समझते हैं डिटेल में कि भाई इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, और इंटरमीडिएट के बाद हम लोग समझेंगे प्रोडक्ट बनना, जो कि हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होगा, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर की रिएक्शन को समझते हैं। बात क्लियर? अरे बोलो। तो अपने पास इंटरमीडिएट कितने थे टोटल? 6। कौन कौन सा? कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइम। बात क्लियर? और इसके अलावा आपने क्या सीखा था कि जो बॉन्ड हमारे पास टूटते हैं वो 2 तरीके से टूटते हैं, आइदर होमोलिटिक या फिर हेट्रोलिटिक तरीके से टूटते हैं। इसके अलावा आपने एक बात और सीखी, आपने सीखा था कि अगर एक बॉन्ड कम होकर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उस पॉजिटिव को हम लोग क्या मानते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। और या फिर हमारे पास किसी एटम पर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आ जाए तो फिर वो, अगर एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आएगा तो वो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, हमेशा बॉन्ड कम होने वाली स्टेट देखना होती थी। अगर हम बात करें यहां पर इफेक्ट्स की बेटा, तो जनरली जो इफेक्ट्स हमारे पास होते हैं बेटा, इसमें से मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यही हमारे पास जीओसी के अंदर चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बट क्या इसके अलावा कोई और इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बट हमें उनको थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। मेजर जो पार्ट है हमारे इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दूसरा बेटा हमारे पास है स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। और एक और इसमें आता है बेटा हमारे पास सॉल्वेशन इफेक्ट। एक हमारे पास इसमें होता है बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट, और एक और इफेक्ट होता है दैट इज चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन शब्द का मतलब बेटा रिंग से है, रिंग, रिंग बनने से चिलेशन इफेक्ट। हालांकि चिलेशन इफेक्ट जो है ये हमें स्टडी नहीं करना है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो चिलेशन वाला इफेक्ट मतलब कहीं पर रिंग बनने की वजह से कोई इफेक्ट आ रहा होगा तो उसको अपन छोड़ देंगे। बात क्लियर? तो हमें जो मेजरली पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि यहां पे वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। अरे बोलो भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तो वो बॉन्ड्स के अंदर 2 ही जगह हो सकता है, या तो सिग्मा बॉन्ड में या फिर पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। और पाई बॉन्ड किससे बनता है? साइड वे या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो इसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा या तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा या फिर वो पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं ये हमारे पास या तो बेटा बॉन्ड्स के थ्रू होते हैं, देखो, या तो बेटा ये हमारे पास थ्रू बॉन्ड्स होंगे, या फिर बेटा ये हमारे पास किसी फील्ड्स के थ्रू होंगे। पर फील्ड से लगने वाले जो इफेक्ट्स होते हैं बेटा ये काफी वीक नेचर के होते हैं, ये वीक होते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास बॉन्ड्स के थ्रू जो होते हैं ये भी 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक हमारे पास है बेटा, या तो बेटा ये हमारे पास होंगे टेम्पररी,
या फिर ये होंगे हमारे पास परमानेंट। टेम्पररी और परमानेंट जैसा कि वर्ड नजर आ रहा है, टेम्पररी मतलब किसी स्टेट के लिए डेवलप हुए, और परमानेंट का मतलब हमारे पास वो हमेशा, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो हमेशा लग रहे होंगे। समझ रहे हो? तो यहां टेम्पररी इफेक्ट में भी दो तरह की कैटेगरी है। देखो कौन कौन सी। एक हमारे पास है इंडक्टोमेट्रिक या इंडक्टोमेरिक बोल सकते हैं, इंडक्टोमेरिक, और एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमेरिक। अगर हम परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में भी हमारे पास तीन तरह के हैं। एक है इंडक्टिव, दूसरा है बेटा हमारे पास मेसोमेरिक, एक है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। इस तरह के इफेक्ट्स को हमें समझना है, और ये वर्डिंग समझना है ताकि हमें इन शब्दों का मतलब पता हो कि भाई इंडक्टिव क्या होता है, या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, या हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट को कुछ लोग रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, बट हम लोग जब रेजोनेंस को समझेंगे तो वहां पर एक बात क्लियर करेंगे कि भैया ये रेजोनेटिंग इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों अलग अलग चीज हैं। पर कई लोग कई सारी बुक्स के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट को एक ही वर्ड बना के लिख देते हैं, मेसोमेरिक ऑब्लिक रेजोनेटिंग इफेक्ट। समझ रहे हो? तो बेटा हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो ये तीन ही पढ़ना है बस, मेजर इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब हमारे 12th तक के पार्ट में जो बार बार वर्ड यूज होंगे वो कौन से होंगे? इंडक्टिव, मेसोमेरिक और। इतनी सारी कहानी आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको तो तीन वर्ड याद रख लेना है। कौन कौन से? इंडक्टिव, मेसोमेरिक और। देखो जैसे सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन किया और सोडियम क्लोराइड बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सोडियम क्लोराइड हमेशा के लिए स्टेबल हो गया, क्योंकि एटम्स इसलिए रिएक्ट कर रहे थे ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। पर इसके बाद भी तो ये फर्दर रिएक्शन में जाते हैं। अब ये रिएक्शन में जाते हैं तो बिहाइंड द सीन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, वो फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शंस हो रही हैं। समझ आ रही बात? तो ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है उन रिएक्शन के पीछे किसी तरह के कोई ना कोई इफेक्ट लग रहे होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव हो सकता है, मेसोमेरिक हो सकता है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और इन इफेक्ट्स के थ्रू ही हम लोग रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करेंगे। बात समझ रहे हो? अरे बोलो। अपने पास इंटरमीडिएट कितने तरह के थे? कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। और हमारे पास जो हमें मेजरली इफेक्ट्स पढ़ना है वो कौन कौन से हैं? इंडक्टिव, मेसोमेरिक और। कितने तरह के इफेक्ट्स को समझना है? इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो बेटा अगर हम बात करें यहां पर पहले इफेक्ट की, जिसका नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से समझो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं। अपन सीख रहे हैं कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव। अब इंडक्टिव इफेक्ट समझो होता क्या है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब समझो। देखो जैसे कि यहां पर वर्ड है इंडक्टिव, ये आया इंड्यूस्ड वर्ड से। इंड्यूस मतलब कोई चीज पहले नहीं थी बट बाद में वो किसी तरीके से वहां पर इंड्यूस हुई है। जैसे
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये दो कार्बन sp3 स्टेट में है, तो क्या यहां पर किसी तरह का पोलैरिटी डेवलप हो सकता है? भाई ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब ये और इनके खींचने का जो पावर है वो बिल्कुल बराबर है। ना इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच पा रहा है, ना ये अपनी तरफ खींच पा रहा है। मतलब इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दूसरी बात, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में CH3 और बेटा इस पर नेक्स्ट CH2, मैंने यहां से एक H हटाया और यहां पर एक ऐसा एटम जोड़ दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट थी, लाइक क्लोरीन। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग पीरियड अलोंग ग्रुप, पता है ना? कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मतलब अब क्या होगा कि ये जो Cl है वो क्या करने लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल पे फाइनली हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट डेवलप हो जाएगी, CH3 CH2 यहां पे Cl। यहां पर बेटा कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियली नेगेटिव। और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली। अब ये मॉलिक्यूल पहले कैसे नेचर का था, अब कैसा हो गया? बात समझे? मतलब क्या है कि किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या डेवलप हो जाना? पोलैरिटी। क्या डेवलप हो जाना? अच्छा, ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई है ये केवल और केवल इफेक्ट करती है सिग्मा बॉन्ड्स पे। किस पे करती है? ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पे ही लगता है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पे चेंजेस आए हैं, पाई बॉन्ड पे नहीं आए हैं? सोचो, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई दूसरा एटम होता जहां पे पाई बॉन्ड अवेलेबल होता, तो पाई बॉन्ड पे इसका इफेक्ट नहीं होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड पे हो सकता है। ऐसा क्यों? लगाओ दिमाग। ये इसकी डेफिनेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू विच नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स। बट ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे ही क्यों लग रहा है? सवाल ये कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे ही इंडक्टिव इफेक्ट क्यों एप्लीकेबल है? बता सकता है कोई? बोलो भाई। ये बन गया पोलर, ये बन गया पोलर। हाँ जी, डेफिनेशन भी इसकी लिख दे रहा हूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सोचो ऐसा क्यों? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ड्यू टू विच नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम पोलर। और ये केवल और केवल लगता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे। ऐसा क्यों? एक और सवाल, HCl, क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है? अरे बोलो भाई, क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है? बोलो, क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इट इज ऑलरेडी अ, मैंने क्या बताया? किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या डेवलप हो जाना, तब आया, उसको बोला इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो ऑलरेडी कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। इट जस्ट अ पोलर मॉलिक्यूल, यहां पे किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट। आप समझो कॉन्सेप्ट को, पकड़ो भाई कि कॉन्सेप्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो जाना। पहले हमारे पास मॉलिक्यूल था नॉन पोलर नेचर का, मतलब किसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहे थे, बट कोई एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आया, या तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया या इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ शिफ्ट किया, जिस वजह से नॉन पोलर के अंदर पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप स्टार्ट हो गए और मॉलिक्यूल नॉन पोलर से पोलर स्टेट में आ गया। समझ आ रही बात? इस इफेक्ट का नाम इंडक्टिव इफेक्ट है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है। अब आप एक बात सोचो,
जब मैंने यहां पर Cl एटम को लगाया तो सब बच्चों के दिमाग में यह बात गई, क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे बोलो भाई, और यहीं से हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के पूरे पॉइंट्स बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं पहले तो, फिर ऑटोमेटिकली सब बच्चे आंसर दे देंगे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ही हमारे पास स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। देखो भाई समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ, टेंडेंसी ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कह रहे हो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसी एटम की, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ए और बी दो एटम ने जब बॉन्ड बनाए और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, या तो ए अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है या बी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, इस टेंडेंसी का नाम ही क्या है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इस एटम पे पड़े हुए न्यूक्लियस की वजह से आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अरे बोलो भाई, यही तो हम लोगों ने सीखा था। अब एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करता था? आपने देखा होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग पीरियड क्या होता था? इंक्रीज। अलोंग ग्रुप, क्या आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था जो आपको बताया गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर? अरे बोलो भाई, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट है पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज, केवल एस कैरेक्टर पर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पी पर डिपेंडेंट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी तो कौन सा कैरेक्टर चेंज होगा? एस। एस ऑर्बिटल कौन से टाइप का बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। मतलब यहां पर इस एटम पे ध्यान से समझो, इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हुए, पहले कार्बन की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यहां पर जैसे वो इस स्टेट में आया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदली। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? अब ये इसके भी पड़ोसी के भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करने लगेगा, इस पर भी कौन सा चार्ज डेवलप करने लगेगा? पार्शियली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे तो ज्यादा हो गई, क्योंकि कोई इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए इसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर गए, न्यूक्लियस का पावर बढ़ा, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, और यहां पर जो पूरा का पूरा चेंज हुआ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज हुआ है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बदलेगा। अरे बदलेगा कि नहीं? और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बदलेगा तो हमारे पास किस बॉन्ड पे इफेक्ट आएगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड पे। समझ आ रही बात? अरे बोलो, ये हमारे पास किस बॉन्ड पे आएगा बेटा? हमारे पास ओनली सिग्मा। क्या आपको समझ में आया कि भाई जो हमारे पास इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पे ही क्यों काम करता है? क्योंकि भाई जब हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, या तो उस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा या पार्शियली, जिसके वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी चेंज होगी तो कौन सा कैरेक्टर चेंज होगा? परसेंटेज। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज होगा तो सिग्मा बॉन्ड पे इफेक्ट आएगा, पाई बॉन्ड पे इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एस ऑर्बिटल कैन ओनली फॉर्म, ये कभी पाई बॉन्ड बनाता, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास किस तरह का इफेक्ट होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। अरे बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट फिक्स्ड कि कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आए। मान लीजिए मैं यहां पे कोई मेटल लगा देता, मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को देना, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होने लगता है? पार्शियली नेगेटिव। अरे बात समझ रहे हो? ठीक है भाई। अच्छा एक और बात देखो, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है अपने पास, ध्यान से देखना, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट नोट में, कि भाई इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी by which percentage s character also change। अरे बोलो भाई, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑल्सो चेंज। परसेंटेज एस कैरेक्टर बदलेगा, जिस वजह से हमारे पास, जिस वजह से अपने पास क्या होने लगेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड पर ही इफेक्ट आ पाएगा। बात क्लियर? अरे समझ गए? दूसरा पॉइंट जो कि आपको पहले से पता है,
ये वाला जो इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट है। अरे बोलो भाई, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। एक और बात यहां पे ऐड कर रहा हूं, एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है बेटा? ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट इफेक्ट है। मतलब क्या है इस बात का? देखो मतलब ये है, देखो जैसे हमारे पास ये कार्बन की चेन है, ऐसे कोई कार्बन की चेन बनी हुई है, ठीक है भाई, इस तरह से। अभी किसी भी कार्बन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्लाइटली खींच पाए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कार्बन एक जैसे नेचर के हैं, इनके पास सबके पास सेम पावर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाला। और जैसे ही बेटा मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, इसी वाले एटम पर, इसी पूरे मॉलिक्यूल पर, यहां पर मैंने क्या किया, एक और ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज क्लोरीन या फ्लोरीन। ठीक है भाई, फ्लोरीन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे खींचेगा इस पर क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस पर जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली। बात समझ में आ रही है? अब जैसे इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ध्यान से सुन लो बात, तो बेटा क्या होने लगेगा? देखो यहां पर इस पर भी कौन सा चार्ज डेवलप होने लगेगा? पार्शियली पॉजिटिव। इस पे और छोटा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे और छोटा, इस पे और छोटा, एंड सो ऑन, बिल्कुल छोटा छोटा पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हर अगले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी और वो अगले वाले से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और कहा यह जाता है कि इसका इफेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए अप टू द 4th कार्बन तक लिया जाए। 5वें कार्बन पे इसका इफेक्ट क्या मान लिया जाए? नेग्लिजिबल। होता तो रहेगा वो जितनी भी चेन है, मतलब एंड तक चलता रहेगा, बट हम लोग कहां तक मानते हैं? केवल 4थे कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई किया जाता है और कहा जाता है कि 5वें कार्बन से उसका वैल्यू निग्लेक्ट कर दिया जाए। बात समझ में आ रही? होता नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ही कम है, ना के बराबर। इसलिए हम लोग इसका इफेक्ट केवल कहां तक लेने वाले हैं? 4th कार्बन तक। मतलब अपन क्या बोलेंगे? हाँ भाई, दिस इफेक्ट एप्लीकेबल अप टू अप टू 4th कार्बन। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है भाई, समझ गए? अरे बोलो। अरे भाई ऐसा है ना कि किसी भी कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने की कोशिश करोगे, उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिर भूखा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो अगले के इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा, नेक्स्ट वाला अगले के खींचना स्टार्ट कर देगा, एंड सो ऑन, ये सारी बात स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इस फ्लोरीन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ये कार्बन अगले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगा। पर क्या इसका पावर और इसका पावर सेम होगा? नहीं, इसका पावर कम होगा, इसका पावर और कम होगा, इसका पावर और कम होगा, एंड सो ऑन, धीरे धीरे करके पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने लगेगा। अरे बात समझ में आई? भाई ये कार्बन उतने पावर से थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा जितने से फ्लोरीन ने खींचा था। इसके तो इलेक्ट्रॉन गए, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसमें पार्शियल डैश पॉजिटिव आया, उस पर नेक्स्ट वाले पे और डबल डैश, ट्रिपल डैश। अरे बात समझ रहे हो? तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का भी आपने बेसिक मतलब सीखा। देखो क्या इंडक्टिव इफेक्ट का आपने मतलब सीखा कि भाई किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या डेवलप हो जाना? पोलैरिटी ड्यू टू एटम और ग्रुप। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे। बात समझ में आ रही है? और किसके थ्रू होंगे? ओनली सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू। बात क्लियर? अरे बोलो। अब बस ये कल की क्लास के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, जो आप लोग घर पे सोचोगे। हाइड्रोजन और CH3 मॉलिक्यूल में, OH और OCH3 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किनकी ज्यादा है? कल की क्लास अपन लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यही आपका होमवर्क है कि आपको इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन दोनों मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करके लाना है, किनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। समझ गए? चलिए, तो कल से अपन और कंसेप्चुअल बातें स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो